जय हिंद। फंडामेंटल राइट्स का आज अपना आखिरी सेशन है और 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है आज अपने को। सबसे पहला, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन हर चीज़ में थोड़ी बहुत कमी निकाली जा सकती है। वैसे ही फंडामेंटल राइट्स को कुछ लेवल्स पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। वो क्रिटिसिज्म क्या है उसके बारे में बात करेंगे आज अपन। दूसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हालांकि आई बिलीव कि अगर किसी ने फंडामेंटल राइट्स के सारे सेशंस को देखा है तो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी होगी, लेकिन फिर भी एक बार अपन नज़र डालेंगे और देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स में क्या बात की गई है। और तीसरा, राइट्स आउटसाइड पार्ट 3। पार्ट 3 तो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। इस पार्ट 3 के बाहर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स प्रोवाइडेड हैं जिन्हें अपन कहते हैं लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये कौन से राइट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। देखो, शुरू करते हैं सबसे पहले क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और पहला क्रिटिसिज्म है एक्सेसिव लिमिटेशंस। क्रिटिक से आर्ग्यू करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पे एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस, एक्सेप्शंस, एक्सप्लेनेशंस और क्वालिफिकेशंस लगा दिए गए। हमने पढ़ा भी है, खूब सारे ग्राउंड्स पढ़े हैं जिनके बेसिस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह वगैरह। ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। हमने आर्टिकल 31A, 31B और 31C के बारे में भी पढ़ा है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शंस के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं हमारे पार्ट 3 में। और इन्हीं ग्राउंड्स पे क्रिटिक से आर्ग्यू करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पे एक्सेसिव लिमिटेशंस लगाई गई हैं। क्रिटिक्स यहाँ तक कहते हैं कि एक हाथ से फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं और दूसरे से छीने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन विद वन हैंड एंड टेकन अवे विद द अदर। जसपत रॉय कपूर राज्यसभा के मेंबर रहे। ये कहते हैं कि पार्ट 3 का टाइटल फंडामेंटल राइट्स नहीं होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। बड़ा सीवियर क्रिटिसिज्म है ये। दूसरा, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। क्रिटिक से आर्ग्यू करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में जो भी राइट्स प्रोवाइडेड हैं वो फोकस करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल राइट्स पे। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बातचीत नहीं की गई है। फॉर एग्जांपल, राइट टू सोशल सिक्योरिटी नहीं है, राइट टू वर्क नहीं है। राइट टू वर्क बड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में है। नरेगा है हमारे यहाँ पे, नरेगा जिसे लाया गया 2005 में, जिसमें 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क है, लेकिन लेबर का काम मिलता है, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, सर्वाइवल हो जाए उतना मिलता है। तो राइट टू वर्क नहीं है हमारे यहाँ पे। राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, राइट टू रेस्ट, ऐसे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बातचीत नहीं की गई है हमारे पार्ट 3 में। डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे USA, वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स बहुत इलेबोरेट तरीके से पॉलिटिकल राइट्स के साथ में एग्जिस्ट करते हैं। सोशलिस्ट नेशंस जैसे USSR, वहाँ भी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को जगह मिली, लेकिन हमारे पार्ट 3 में इनको जगह नहीं मिली। तीसरा क्रिटिसिज्म है सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इस पे अपन ने कई बार बात की है। इमरजेंसी लगाई जाती है अंडर आर्टिकल 352, और इमरजेंसी के टाइम पे अंडर आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21। और क्रिटिक से कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल हैं, उनको किसी भी सूरत में सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए। इमरजेंसी हो नहीं हो, वो तो रहने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। चौथा क्रिटिसिज्म है नो क्लैरिटी। और ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का ही क्रिटिसिज्म नहीं है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। ये कहा जाता है कि इट इज़ फॉर द लॉयर्स बाय द लॉयर्स, कि लॉयर्स को समझ में आ सकता है, आम आदमी के बस की बात नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स में जो लैंग्वेज यूज़ की गई उसमें बहुत सारे फ्रेजेस ऐसे हैं जो कि बड़े वेग हैं, जो कि बड़े एम्बिगस हैं। बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया। पब्लिक ऑर्डर, माइनॉरिटीज़, इस टर्म को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, पब्लिक इंटरेस्ट, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। और जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, दिक्कत होती है, तो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। कोर्ट बताता है कि इनका क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है इनकी। क्रिटिक से आर्ग्यू करते हैं कि जब इतना एलेबोरेट, इतना लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट लिखा ही जा रहा था, तो इन 4-6 फ्रेजेस को और डिफाइन कर देते, क्या समस्या थी। आइवर जेनिंग से कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज
अ पैराडाइज फॉर लॉयर्स, कि लॉयर्स के लिए तो जन्नत है, लॉयर्स की समझ में आ सकता है, आम आदमी के बस की बात नहीं है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। नो परमानेंसी, परमानेंट नहीं है, सैक्रोसेंट नहीं है। पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकता है, अबॉलिश कर सकता है, अमेंड कर सकता है। बेसिकली पार्लियामेंट के भरोसे छोड़ दिया गया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो अमेंड कर दे, पार्लियामेंट अगर चाहे तो डिलीट कर दे। डिलीट किया भी है। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल राइट हुआ करता था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1978 में, और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया, और आज की डेट में ये एक लीगल राइट की तरह से एग्जिस्ट करता है अंडर आर्टिकल 300A। तो हमें पार्लियामेंट के भरोसे छोड़ दिया गया है, और प्रोटेक्शन के नाम पे सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का इन्वेंशन है, इनोवेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ प्रोटेक्शन है, अदरवाइज तो सब पार्लियामेंट के भरोसे है। एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि बड़ी एक्सपेंसिव रेमेडी है। हमें आर्टिकल 32 के अंडर ये प्रोटेक्शन तो दे दी कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स के दरवाजे खटखटा सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारी जुडिशियल प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव है और बड़े लंबे टाइम तक केसेस चलते हैं, 20-20, 30-30 साल तक। ऐसे में कॉमन मैन, आम आदमी, गरीब आदमी के लिए ये एक हिंड्रेंस का काम करता है। अमीर आदमी एक बार के लिए इससे डील कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके बारे में अपन ने बात की थी अंडर आर्टिकल 22, कि अगर अथॉरिटीज़ को ऐसा लगता है कि कोई आदमी फ्यूचर में क्राइम कर सकता है, तो सिर्फ इस लगने के बेसिस पे उसको 3 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है। और किसी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड सरकार के हाथ में बड़ा स्ट्रॉन्ग वेपन है ये, किसी भी सभ्य समाज में इसको जगह नहीं मिलनी चाहिए। इनफैक्ट यूएसए, जिसने दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात ही नहीं होती। ब्रिटेन, जो कि हम पे लगभग 200 साल तक राज करके गए, वहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात होती थी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। आज की डेट में कोई जगह नहीं है, दुनिया में कोई और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को इतनी जगह मिली हो, इतना एलेबोरेट तरीके से जगह मिली हो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। और ये बड़ा सीरियस और सीवियर क्रिटिसिज्म है। एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि हमारी कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है, बड़ी सारी चीज़ों का मिक्स है। आइवर जेनिंग्स ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया, बहुत सारी चीज़ों को उठा लिया गया और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में। आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म का दौर था, तो वहाँ से हमने आइडियाज़ पिक किए। इनफैक्ट यूरोपियन हिस्ट्री में तो एक बड़ा लंबा दौर है जब लिबरल नेशनलिज्म के आइडिया पे लोग काम कर रहे थे। दूसरा, ब्रिटेन की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, और क्योंकि ब्रिटेन हम पे रूल कर रहा था तो उसका भी इन्फ्लुएंस दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरा, ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर था और हम उसको अपोज कर रहे थे, उसके कुछ हमारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस थे, उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी कुछ चीज़ों को ऐड किया गया। उसके अलावा हमारी भी कुछ सोशल रियलिटी थी, जैसे अनटचेबिलिटी एक प्रॉब्लम था, तो ऐसे कुछ रिफॉर्म्स करना ज़रूरी था, तो उनको भी हमने सॉल्यूशन के तौर पे ऐड कर लिया। फिर हमारे जो भी सर्कमस्टेंसेस थे उनको भी एड्रेस किया गया, और रिजल्ट ये हुआ कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया जो आम आदमी के बस की बात नहीं रही है। 8 क्रिटिसिज्म्स की बात की गई है। एक तो एक्सेसिव लिमिटेशंस, दूसरा सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं की गई है, तीसरा इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, चौथा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज है, क्लैरिटी नहीं है, पांचवा परमानेंसी नहीं है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, रिपील कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। इसके अलावा एक्सपेंसिव रेमेडी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसे किसी भी सभ्य समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसको बड़ा इलेबोरेट तरीके से ऐड किया गया है, और हमारी कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। ये बात हुई क्रिटिसिज्म की। लेकिन हम ये जानते हैं कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो देखो। सबसे पहला, दे आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेसी
का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उस देश के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उन फंडामेंटल राइट्स के बेस पे बिल्डिंग खड़ी हुई है डेमोक्रेटिक सिस्टम की। तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। दूसरा, असेंशियल फॉर द मटेरियल एंड मॉरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन। सिटीजन्स के मटेरियल और मॉरल प्रोटेक्शन के लिए बेहद असेंशियल है फंडामेंटल राइट्स। इमेजिन करो एक ऐसा देश जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, एब्सोल्यूटिस्ट रिजीम है। शासन करने वाला आदमी अगर कहे कि सर उठाओ तो सर उठाओ, सर झुकाओ तो सर झुकाओ। ऐसे में किसी भी इंसान का सोशल, इकोनॉमिक और मेंटल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। किसी भी सिटीजन के पूरे सोशल, इकोनॉमिक और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। तो दे आर असेंशियल फॉर मटेरियल एंड मॉरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन। दे सर्व एज अ फॉर्मिडेबल बल्कबर्ग ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टीज प्रोवाइड की गई हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और इसके अलावा बाकी के फंडामेंटल राइट्स, ये सब इंडिविजुअल लिबर्टीज, इंडिविजुअल फ्रीडम्स प्रोवाइड करते हैं। दे फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। कानून से देश चलता है। और रूल ऑफ लॉ के बारे में तो अपन ने स्पेसिफिकली भी बात की है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल राइट्स इसको फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। माइनॉरिटीज़ और वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। इसके रिगार्डिंग दो आर्टिकल्स तो स्पेशली भी प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 29 और 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। फंडामेंटल राइट्स स्ट्रेंथन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडियन नेशन। हम सेक्युलर हैं, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे धर्म बराबर हैं और फंडामेंटल राइट्स में अलग से जगह दी गई है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस फ्रीडम्स के बारे में बात की गई है। तो दे हेल्प स्ट्रेंथनिंग द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल राइट्स चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की पावर पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने का काम करते हैं फंडामेंटल राइट्स। सिटीजन्स को पावर दी गई है कि सरकार अगर तुम्हारे राइट्स को छीनती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप सरकार के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हो। किसी के हाथ में एब्सोल्यूट पावर ना चली जाए, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं सरकार के ऊपर फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा दे ले डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये सब सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस को एंश्योर करते हैं। दे एंश्योर द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। फंडामेंटल राइट्स हैं तो सिटीजन्स का सोशल, इकोनॉमिक, मेंटल डेवलपमेंट होना पॉसिबल है। एक रिस्पेक्टफुल, डिग्निफाइड ज़िंदगी जीने का अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स की बदौलत ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा दे फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। राइट्स मिलते हैं तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, और ये इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट्स की। इसके अलावा एक आखिरी चीज़ आज की, राइट्स आउटसाइड पार्ट 3। पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। पार्ट 3 के बाहर कुछ राइट्स प्रोवाइडेड हैं जिन्हें अपन लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। जैसे आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। पार्ट 12 में है ये आज की डेट में कि कानून के तहत टैक्स लगाना है, लगाओ, अदरवाइज टैक्स नहीं लगाया जा सकता, नहीं कलेक्ट किया जा सकता। ये प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 265। आर्टिकल 300A आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी, पार्ट 12 में है ये, इसके बारे में अपन ने खूब बात की है। आर्टिकल 301 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, पार्ट 13 में है। ट्रेड, कॉमर्स वगैरह फ्री है थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा आर्टिकल 326 अडल्ट सफरेज, राइट टू वोट, आर्टिकल 326 में प्रोवाइडेड है, पार्ट 15 का हिस्सा है। अच्छा, ये जो राइट्स प्रोवाइडेड हैं पार्ट 3 के बाहर, उनमें और पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स में क्या फ़र्क है? एक तो फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो डायरेक्टली
आर्टिकल 32 के अंडर हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये जो राइट्स हैं इनका अगर वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट जा सकते हैं अपन, लेकिन 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते। दूसरा, पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अगर बदलना है, चेंज करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब स्पेशल मेजॉरिटी। ये जो राइट्स हैं इनको अगर अमेंड करना है तो ये सिंपल ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ फंडामेंटल राइट्स का समापन हो गया। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।